नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, कोलकाता में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और मैं मोमेंटम ऑर्थो केयर को हेड करता हूं। तो मोमेंटम ऑर्थो केयर हमारी इस टीम का नाम है, जिसमें हम लोग कई सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, असिस्टेंट्स हम लोग सब हैं एवं नर्सेज एवं सब हैं एवं हम लोग मिल करके ये काम करते हैं ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्थोपेडिक चिकित्सा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में कलकत्ता में अवेलेबल हो सके, ईस्टर्न इंडिया में अवेलेबल हो सके, तो और सबसे वाजिब दाम पर अवेलेबल हो सके, ये भी हमारी चेष्टा है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सबसे जो एडवांस तकनीक हैं वो आपके पास हम अवेलेबल कर सकें और सबसे इकोनॉमिकल प्राइसेस में अवेलेबल कर सकें, तो दोनों हमारी चेष्टा है। और इस टीम का ही नाम, हमारी इस चेष्टा का नाम ही मोमेंटम ऑर्थो केयर है। इसके पहले भी कई एक और एडुकेटिव वीडियोस किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज जिस चीज को लेकर के हम लोग बात करेंगे वो है घुटने का आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट, मतलब नी आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट। घुटने का आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है इंडिया में। हमारे शरीर के सबसे बड़े जॉइंट घुटना ही है। दोनों पैर में, दाएं और बाएं साइड में, ये घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है और इसके घिस जाना को ही हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो घुटना बेसिकली दो हड्डियों का संधि स्थल है। ये थाई बोन और ये लेग बोन, ये दो हड्डियां जहां मिलती हैं, ये घुटना है। और इस घुटने के अराउंड बहुत सारे मसल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस नी जॉइंट में। मतलब नी जॉइंट केवल दो हड्डियों का जोड़ नहीं है, बल्कि उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो उसे एक इक्विलिब्रियम में रखते हैं। और इन मसल का हेल्थ, स्ट्रेंथ, इन मसल्स की मजबूती भी नी को बहुत हद तक इफेक्ट करती है। तो नी के ट्रीटमेंट में, नी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में केवल हम इस हड्डी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम ये मसल्स को मजबूत करने की भी पूरी चेष्टा करते हैं एक्सरसाइजेस से, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से। तो ये नी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। और इस दो हड्डियों के बीच जो संधि स्थल है, इसको घिसने को ही हम लोग नी आर्थराइटिस अथवा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मतलब ये थाई बोन है, ये लेग बोन है और इसके बीच जो गद्दी है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, ये सब घिस जाते हैं। जैसे गाड़ी दौड़ने से गाड़ी के पहिए घिस जाते हैं, वैसे ये सब घिस जाते हैं और इसी को हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो नी आर्थराइटिस का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है जिससे कि हम परेशानी होती है हमें, वो है घुटने का दर्द। ये घुटने का दर्द पहले चलते वक्त होता है, सीढ़ी चढ़ते वक्त होता है, बाद में ये बैठे रहने पर भी शुरू हो जाता है, रात को सोते वक्त भी होता है। तो ये घुटने का दर्द जो है वो सबसे पहली लक्षण है नी आर्थराइटिस के। और ये दर्द एसेंशियली फ्लक्चुएट करता है, मतलब बीच बीच में बढ़ता है, कमता है, बढ़ता है, कमता है, ऐसे चलते रहता है। तो और अंत में जाकर के ये कंटिन्यूअस पेन हो जाता है। तो घुटने का दर्द एक महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है, घुटने का टेढ़ापन, मतलब जो हमारे जो पैर हैं उसमें नी, हिप और एंकल एक लाइन में रहते हैं, एक सीधी लाइन में रहते हैं, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये आर्थराइटिस में घुटने का टेढ़ापन शुरू हो जाता है, घुटना पैर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर केस में वो अंदर की तरफ टेढ़ा होता है जिसे हम वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, और कई केस में वो बाहर की तरफ टेढ़ा होता है जिसे हम वैल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो ये पैर का टेढ़ापन, घुटने का टेढ़ापन एक घुटने के नी आर्थराइटिस के इंपॉर्टेंट लक्षण है। और हम बहुतों को देखते हैं कि नी आर्थराइटिस की वजह से उनके पैर ऐसे टेढ़े हो गए हैं। तो इस टेढ़ापन, जब एक बार टेढ़ापन शुरू हो जाता है तो फिर इसकी कोई दवाई नहीं होती है और ये टेढ़ापन बढ़ते रहता है। मतलब आज जितना पैर टेढ़ा है वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद और बढ़ता ही है। और इस टेढ़ापन को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। तो नी आर्थराइटिस का एज सच कोई दवाई नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने पहले भी देखा, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से उसको हम चेष्टा करते हैं। लेकिन नी आर्थराइटिस का एज सच कोई दवाई नहीं है। एक बार जब घुटना टेढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो बढ़ते ही रहता है। और जब टेढ़ापन हो जाता है तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो चाल में डिसबैलेंस, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो घुटने में स्ट्रेंथ कमने लगता है, अचानक घुटना फॉल्स होने लगता है, ताकत कमने लगती है घुटने में और इंस्टेबिलिटी, डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। उसकी वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कमर से ये दर्द पैरों में जाने लगता है, जिसे सयाटिक का बोलते हैं, सयाटिक नर्व का दर्द बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं एक साथ शुरू हो जाती हैं। हम तो नी आर्थराइटिस को पहले क्लिनिकली देखते हैं, हमें देखते ही पता चल जाता है कितना टेढ़ा है, कितना ये है। लेकिन अगर हमें प्राथमिक एक इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो उसे हमें एक एक्सरे करना पड़ता है। तो एक्सरे में नी आर्थराइटिस ऐसा दिखता है, दो हड्डियों के बीच जो जगह है, जो कार्टिलेज है, वो घिस जाती है। इसकी वजह से हड्डियां आपस में सटने लगती हैं और हड्डियों का घर्षण शुरू हो जाता है। तो ये हम एक्सरे में देखते हैं नी आर्थराइटिस। नी आर्थराइटिस का बेसिक टेस्ट जो है वो एक्सरे है।
तो हमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है? नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है जब वो कार्टिलेज ज्यादा घिस जाता है। जैसे कि इस छवि में आप देखें तो दो हड्डियों के बीच ये गद्दी है, नीले रंग की ये गद्दी है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, और ये कार्टिलेज क्रमशः घिसते रहता है। जब वो ज्यादा घिस जाता है तब क्या होता है कि दर्द होने लगता है, घुटना अटकने लगता है, डिसबैलेंस शुरू हो जाता है, टेढ़ापन शुरू हो जाता है, सूजन आ जाता है, ये सारी चीजें लक्षण है। तो जब ज्यादा घिस जाता है तो इस घिसी हुई सतह मात्र को हम बस इस घिसी हुई सतह मात्र को एक नए सतह से तब्दील करते हैं, इसी का नाम नी रिप्लेसमेंट है। इस नई सतह में एक तरफ मेटल होता है और दूसरी तरफ अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन होता है। हम इसे और देखेंगे। तो ये दो हड्डियों के बीच जो सतह है, गद्दी है, ये गद्दी घिस गई है, ये गद्दी घिस गई है। जैसे गाड़ी दौड़ने से टायर्स घिस जाते हैं वैसे ही ये गद्दी घिस गई है, और इस घिसी हुई गद्दी को हम एक नए सतह से तब्दील कर रहे हैं जिसका नाम नी रिप्लेसमेंट है। नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली हम बस सतह को ही तब्दील करते हैं, तो इट इज अ रीसरफेसिंग। नी रिप्लेसमेंट का दूसरा नाम है नी रीसरफेसिंग। नी रीसरफेसिंग, नी रीसरफेसिंग और नी रिप्लेसमेंट एक ही चीज है, क्योंकि सरफेस नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली सरफेस रिप्लेसमेंट ही होता है। और जैसे कि ये हड्डी के बीच की जो सरफेस है इसे हम एक नए सरफेस से तब्दील करते हैं, ये एक्सरे में दिखता है। तो इस एक्सरे में हम देख रहे हैं कि एक साइड बाएं साइड में नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है और दाएं साइड में नी आर्थराइटिस है, जिसे बाद में इसे भी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। दो हड्डियों के बीच ये घर्षण शुरू हुई है, पैर में टेढ़ापन हो गया दाएं तरफ, और बाएं तरफ ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है जिससे पैर पूरा सीधा हो गया है, इट इज रीअलाइंड, पूरा सीधा हो गया है। अब नी रिप्लेसमेंट के पहले पैर को सीधा करने के लिए कुछ और भी टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, मतलब उसमें टेढ़े हड्डी को सीधा करने के लिए हड्डी में एक ब्रेक करके फिर उसको सीधा करके और उसे प्लेट से हम फिक्स करते हैं, तो इसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। मतलब टेढ़े हड्डी में हम लोग एंगल कैलकुलेट करके कितना सीधा करना है उतना एक वेज निकाल करके उसको सीधा करके फिर प्लेट से फिक्स करते हैं, इसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। पर हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी अर्ली स्टेज में करना होता है, पूरी हड्डी पूरी घिस जाने के पहले, क्योंकि हड्डी घिस जाने के मतलब कार्टिलेज घिस जाने के बाद फिर वो उतना काम नहीं करता है और उसमें रिजल्ट्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो मैं बहुत ज्यादा हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी नहीं करता हूं, मैं नी रिप्लेसमेंट में ज्यादा विश्वास करता हूं, जिसमें कि घिसी हुई सतह को हम नई सतह से तब्दील कर देते हैं और जो टेढ़ापन है उसको हम लोग सीधा कर देते हैं, रीअलाइन कर देते हैं। आजकल और एक चीज जो हम करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के पहले, वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में केवल अंदर वाले भाग को एक छोटे से इम्प्लांट, एक स्प्रिंग तरह के छोटे से इम्प्लांट से लगा करके इसे टेढ़ापन को हम लोग सीधा करते हैं। तो ये टोटल पूरी सतह को नहीं तब्दील करके बस अंदर वाले भाग को एक छोटे से इम्प्लांट, स्प्रिंग की तरह एक छोटे से इम्प्लांट से इसे टेढ़ापन को हम लोग सीधा करते हैं, जो घुटना टेढ़ा हो जाता है उसे सीधा करते हैं। लेकिन ये इसके बहुत सेलेक्टिव इंडिकेशंस है, मतलब ये हर केसेस में नहीं होता है। जब घुटना ज्यादा टेढ़ा हो जाता है और तब फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के द्वारा घुटना सीधा करना इनिशियल स्टेजेस में ही संभव है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करेंगे या टोटल नी रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं बाएं तरफ टोटल नी रिप्लेसमेंट है और दाएं तरफ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। ये आपके सर्जन का डिस्क्रिशन है, मतलब ये आपके सर्जन ही फिक्स कर सकते हैं कि हमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करना है या टोटल नी रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि उसके स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करने के लिए नी शुड बी इन करेक्टेबल वायरस, मतलब जैसे कि खड़े होने पर पैर टेढ़ा हो जाता है लेकिन लेटने पर फिर सीधा हो जाता है। अगर लेटने पर सीधा हो जाता है तभी आप उसमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर लेटने पर भी टेढ़ा रहता है तो फिर उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। और फिर कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि अंदर के लिगामेंट्स इंटैक्ट होने चाहिए, वो अगर पूरा डिजनरेट कर गया है तो फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, मतलब वो टोटल नी रिप्लेसमेंट करेंगे या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करेंगे वो आपके सर्जन ही आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उसमें वो ही जज कर सकते हैं कौन सा बेस्ट होगा। तो हम जो देखते हैं एक तरफ ये दोनों तरफ टोटल नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है, तो ये उसी एक्सरे को हम साइड से देख रहे हैं, वो इसी एक्सरे को हम साइड से देख रहे हैं जहां हम देख सकते हैं कि हड्डियों की सतह को बस हम तब्दील करते हैं। मतलब नी रिप्लेसमेंट एक सरफेस रिप्लेसमेंट है, जिसे हम दूसरी भाषा में रीसरफेसिंग भी बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट और नी रीसरफेसिंग एक ही चीज है। तो इस हड्डी में इसके सतह को, मतलब ये देखिए केवल सतह को तब्दील किया है, उसी एक्सरे को हम साइड से देख रहे हैं, इसे लैटरल व्यू बोलते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट बेसिकली रीसरफेसिंग है, जिसमें सतह को तब्दील करते हैं, और रीअलाइनमेंट है, मतलब आप इस फोटो में देखें तो ये पूरा सीधा हो गया है, पैर ये पूरा सीधा हो गया है, मतलब हिप, नी और एंकल एक लाइन में चला आया है।
तो नी रिप्लेसमेंट बेसिकली घिसी हुई सतह को हम तब्दील करते हैं और रीअलाइनमेंट करते हैं, मतलब जो पैर ऐसे टेढ़ा है या ऐसे टेढ़ा है उसे वापस हम ऐसे सीधा कर देते हैं, तो इसे हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये इतना टेढ़ा नी है, तो नी में टेढ़ापन है, ये घुटना पैर इतना टेढ़ा है, इसे हम नी रिप्लेसमेंट के बाद तुरंत ये पूरा सीधा हो जाता है, मतलब बेंड नीज को हम सीधा कर देते हैं नी रिप्लेसमेंट में। तो ये बेंडिंग, जो घुटने का जो टेढ़ापन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे ही वो 15-20 डिग्री से 10-15 डिग्री से ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है तब चलना नामुमकिन हो जाता है। और इस सरफेस में टेढ़ापन को हम लोग फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं, मतलब घुटने के पीछे का भाग वो बेड पे टच नहीं करता है, घुटने का पीछे का भाग वो बेड पे टच नहीं करता है, इसे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जब भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी मतलब ये इस प्लेन में टेढ़ापन 10-15 डिग्री से ज्यादा होता है तो चलना नामुमकिन हो जाता है, मतलब जैसे इस पेशेंट का चलना नामुमकिन था, इतना टेढ़ा है घुटना, और इसे हमने ऑपरेशन करके तुरंत उसे सीधा कर दिया, तो वो एक सिटिंग में पूरा सीधा हो जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये दूसरे पेशेंट का है, ये ऑपरेशन के पहले का पिक्चर है, इतना टेढ़ापन है घुटना में, इतना टेढ़ापन है, ये घुटने का पीछे वाला पार्ट बेड से इतना उठा हुआ है, ये सट नहीं रहा है, तो इसे हम एक सिटिंग में तुरंत सीधा कर देते हैं। तो ये पेशेंट ऑपरेशन के पहले चल नहीं सकते थे और नेक्स्ट दिन से वॉकर के सहारे चलना शुरू कर दिए। तो ये एक मैजिकल रिजल्ट्स होता है नी रिप्लेसमेंट में, ये एक मैजिकल रिजल्ट्स होता है नी रिप्लेसमेंट में। ये जैसे कि हमारे एक पेशेंट हैं जिनका दोनों घुटना टेढ़ा है, ये दायां तरफ ज़्यादा टेढ़ा है, और ये ऑपरेशन के बाद तुरंत ये पूरा सीधा हो गया, तो ये नेक्स्ट दिन से ही चलना शुरू कर देते हैं। तो ये घुटने का टेढ़ापन एक बहुत बड़ी समस्या है नी आर्थराइटिस में, और नी रिप्लेसमेंट में हम उसे एक सिटिंग में तुरंत सीधा कर देते हैं, एक बार में, एक झटके में वो सीधा हो जाता है। तो ये नी रिप्लेसमेंट का मैजिकल रिजल्ट्स है। और नी रिप्लेसमेंट से सबसे बड़ी जो फायदा होता है, दर्द तो जाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी फायदा होता है चाल नॉर्मल हो जाता है, वो जो डिसबैलेंस है वो सीधा हो जाता है और चाल सीधी हो जाती है, वो एक बहुत बड़ी फायदा है नी रिप्लेसमेंट से। घुटने पैर सीधा हो जाते हैं और चाल सीधी हो जाती है, चाल नॉर्मल हो जाता है। घुटने के टेढ़ापन से, पैर के टेढ़ापन से क्या है कि डिसबैलेंस आता है, पैर में जोर चला जाता है, शक्ति चली जाती है, तो वो सारी चीजें बैलेंस, चलने का बैलेंस वापस आ जाता है और चाल सीधी हो जाती है। तो ये नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि घुटने का टेढ़ापन बढ़ते रहता है और जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो चलना नामुमकिन हो जाता है, गिरने का रिस्क रहता है, सबसे बड़ा जो समस्या है गिरने का रिस्क रहता है, और लोग व्हील चेयर बाउंड हो सकते हैं। तो इसलिए हमें सटीक टाइम पे नी रिप्लेसमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर घुटने में ज्यादा टेढ़ापन हो तो गिरने का रिस्क रहता है, और इस गिरने से अन्य फ्रैक्चर होने का, जैसे कि फ्रैक्चर नेक फीमर, ये सब फ्रैक्चर्स होने का रिस्क रहता है। इसलिए नी रिप्लेसमेंट सटीक टाइम पे करना बहुत जरूरी है। ये आजकल हम लोग नी रिप्लेसमेंट को पेनलेस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, आपको दर्द ना हो इसके लिए हम लोग मल्टी मोडल एनाल्जेसिया यूज करते हैं, मल्टी मोडल पेन कंट्रोल यूज करते हैं। जो सबसे कॉमन यूज करते हैं वो नर्व ब्लॉक, मतलब घुटने से जो दर्द का सेंसेशन कैरी करता है नर्व, उसे हम अल्ट्रासाउंड में देख करके नर्व स्टिमुलेटर से लोकेट करके हम उसे ब्लॉक करते हैं ताकि एकदम पेनलेस हो सके ऑपरेशन के बाद। इसके साथ और भी कई एक टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे ट्रांसडर्मल पैच, फेंटेनिल पैच, बुबुलर पैच, ये सारे तकनीक भी हम मल्टी मोडल पेन कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका जो नी रिप्लेसमेंट के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा पेनलेस रहे, नी रिप्लेसमेंट आपका पूरा पेनलेस रहे, इसकी हम पूरी चेष्टा करते हैं। और जब नी रिप्लेसमेंट पेनलेस होता है तो नेक्स्ट दिन से ही 2 दिन के अंदर में ही घुटना के मूवमेंट, मुड़ने को आप देख सकते हैं। ये तभी संभव है जब ये पेनलेस रहे, तो हम पूरी चेष्टा करते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट पेनलेस रहे। ये घुटने का जो टेढ़ापन है ये पूरा घुटने को पूरा मोड़ सकते हैं हम नी रिप्लेसमेंट के बाद, पेनलेस नी रिप्लेसमेंट के बाद ये घुटने को हम पूरा मोड़ सकते हैं। तो ये हाई फ्लेक्शन नी है। हम आजकल चेष्टा करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो ये हो वो हाई फ्लेक्शन हो, मतलब घुटना पूरा आपका मुड़े, ये हम पूरा चेष्टा करते हैं। लेकिन घुटना मुड़ने के लिए और भी कई एक चीज इंपॉर्टेंट है, सटीक टाइम पे ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन अगर लेट हो तो फिर क्या होता है कि सारे मसल्स एंड टिश्यूज स्टीफ हो जाते हैं, इसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद भी घुटना मुड़ने में टाइम लगता है। तो हाई फ्लेक्शन का मतलब है कि घुटना पूरा मुड़ेगा ताकि आप पालथी मार के बेड पे बैठ सकें, नीचे भी जरूरत होने पर बैठ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर नीचे भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल उसको कम ही करना चाहिए। पर पालथी मार के बेड पे, सोफा पे बैठ सकते हैं, जरूरत होने पर नीचे भी बैठ सकते हैं 3-4 महीने के बाद। तो ये जो घुटने के पूरे मुड़ने की प्रक्रिया को हम हाई फ्लेक्शन नी कहते हैं। तो आजकल के जो डिजाइन हैं वो हाई फ्लेक्शन नी है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद
हमारी ये चेष्टा रहती है कि घुटना जितना ज़्यादा आपका मुड़ सके, जिसे हम हाई फ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारे समाज में हम पालथी मार के बैठना चाहते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी अगर सही टाइम पे ऑपरेशन हो और सही तरीके से हो तो हाई फ्लेक्शन अचीव किया जा सकता है, जिससे कि आप पालथी मार के बैठ सकते हैं। बेड पे हमेशा बैठ सकते हैं, बीच बीच में ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, और इस तकनीक को हम हाई फ्लेक्शन नहीं कहते हैं। मतलब घुटने का पूरा मुड़ना, पूरा मुड़ने से आप पालथी मार करके बेड पे, सोफा पे हमेशा बैठ सकते हैं, और बीच बीच में जमीन पर भी बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठना 3-4 महीने के बाद, ऑपरेशन के 3-4 महीने के बाद ही शुरू होता है। लेकिन घुटने का मुड़ना वो काफी हद तक अन्य चीजों पर भी डिपेंड करता है। मतलब सटीक टाइम में ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका घुटना बहुत दिन तक स्टीफ है, मुड़ता नहीं है सालों साल, इसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर वो तुरंत मुड़ेगा, तो उसमें ऐसा तुरंत नहीं मुड़ता है, उसमें टाइम लगता है, काफ़ी फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए सटीक टाइम पे ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब घुटने का पूरा अटकने के पहले ही ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के बाद भी घुटना पूरा मुड़ सके। तो हाई फ्लेक्शन मतलब घुटने का पूरा मुड़ना, इस पर भी डिपेंड करता है कि सटीक टाइम पे ऑपरेशन हुआ या नहीं। दूसरा, इस पर भी डिपेंड करता है जो सर्जिकल टेक्निक है। किसी भी ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सर्जिकल टेक्निक है। और आजकल जो हम लोग इम्प्लांट यूज करते हैं वो हाई फ्लेक्स नहीं यूज करते हैं, इसमें स्पेशली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि जो दो हड्डियों के बीच जो पॉलीथिलीन होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन, वो मोबाइल बेयरिंग है, रोटेट करता है। नेचुरल नी काइनेमेटिक, नेचुरल नी बायोमैकेनिक्स की तरह वो रोटेट करता है। तो आजकल ये नी हम लोग काफी यूज करते हैं, जो टाइटेनियम नी है, टाइटेनियम नियोबियम कोटेड, दिखने में गोल्डन है, इसे गोल्ड नी भी बोलते हैं, इसे एलसीएस नी भी बोलते हैं। दो हड्डियों के बीच जो प्लास्टिक है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर पॉलीथिलीन है, वो मोबाइल बियरिंग है, घूमता है, और इसे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हाई फ्लेक्शन या मोबाइल बियरिंग नी बोलते हैं। तो ये पूरा कन्फॉर्मिंग होता है, जिसके कारण हम लोग लो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नी बोलते हैं। ये काफ़ी एडवांस नी है, और इसके बाद फिर आप पालथी मार के बैठना, जमीन पर बैठना भी किया जा सकता है। ये नी रिप्लेसमेंट के बाद, ऑपरेशन से 3-4 महीने के बाद आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। तो ये एक एडवांस्ड है। और भी काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे टाइटेनियम नियोबियम कोटिंग या गोल्ड नी बोलते हैं। तो इसमें पॉली जो है वो टीबियल बेस प्लेट से, टीबिया से लॉक्ड होता है, तो इसे हम फिक्स्ड बियरिंग हाई फ्लेक्शन नी बोलते हैं। हाई फ्लेक्शन नी दोनों तरह का होता है, फिक्स्ड बियरिंग और मोबाइल बियरिंग। और ये कौन से तरीके का यूज़ होगा, ये सर्जिकल असेसमेंट पे, सर्जन के असेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये और भी एडवांस नी सिस्टम्स आजकल हमारे पास आए हैं, जैसे अट्यून नी, जिसमें कि ये जो नी रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी हद तक पर्सनलाइज होता है। मतलब इसके जैसे आपके शर्ट के, पैंट के अलग अलग साइजेस होते हैं, रेडीमेड शर्ट के, वैसे ही ये नी इम्प्लांट्स के अलग अलग साइजेस होते हैं। और वो जितना एडवांस नी इम्प्लांट होता है उतना उसको ज़्यादा साइजेस होते हैं, 5.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इंक्रीमेंट पे साइजेस होते हैं। तो ये हम लोग उसको पर्सनलाइज फिट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पर्सोना नहीं बोलते हैं। पर्सनलाइज फिट, इम्प्लांट के अलग अलग साइजेस, और ये पर्सनलाइज फिट, इस कंपोनेंट्स को हम पर्सोना नहीं बोलते हैं। किसी भी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रेसिजन, बारीकी। वो उसके बायोमैकेनिक्स को रिस्टोर करना, अलाइनमेंट को रिस्टोर करना, अर्थात उसमें जो मेजरमेंट्स हैं, मिलीमीटर, डिग्रीज, वो प्रेसिजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए हम लोग एक्टिव रोबोटिक आर्म यूज करते हैं। ये रोबोटिक आर्म है, जिसे हम क्यूबिस रोबोट बोलते हैं। और भी रोबोट्स यूज हम लोग करते हैं, कोरी रोबोट, रोजा रोबोट, बहुत सारे रोबोट्स आजकल हैं जो कि जिसे हम यूज़ करते हैं। रोबोट्स एक्टिव और पैसिव दोनों हम यूज़ करते हैं। तो किसी में सीटी स्कैन लगता है, किसी में नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें और भी बारीकी को अचीव करने के लिए हम लोग रोबोटिक आर्म यूज़ करते हैं। ये रोबोटिक आर्म है, ये रोबोटिक आर्म है, और ये मिलिंग सिस्टम है। इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, मतलब सब मिलीमीटर से भी कम में ये माप सकता है। तो इसमें एक्यूरेसी, प्रेसिजन बहुत हाई होती है इस रोबोटिक आर्म में। और रोबोटिक आर्म की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो सिमुलेशन, मतलब एक्चुअल ऑपरेशन के पहले आप सब कुछ सिमुलेट करके देख सकते हैं कि कौन से साइज का इम्प्लांट लगने वाला है, कैसे उसको प्लेस करना है, क्या कहाँ पे रखने से क्या रिजल्ट होगा, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप एक्चुअल ऑपरेशन के पहले देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रोबोटिक आर्म सर्जरी का। ये हमारा रोबोटिक आर्म है, और ये कंसोल है जिसे कि हम कंसोल बोलते हैं। तो ये नेविगेशन है, इसी में सिमुलेशन होता है, प्लानिंग होता है, सर्जिकल प्लानिंग। सर्जन प्लान करके वो इंफॉर्मेशन रोबोटिक आर्म को दे देता है, और रोबोटिक आर्म फिर उसको एग्जीक्यूट करता है।
तो रोबोटिक आर्म एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से होते हैं, और ये एक्टिव रोबोटिक आर्म है जो कि सर्जन के इंस्ट्रक्शन पर वो पूरी तरह से काम करता है और उसमें बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट तरीके से सर्जरी होती है। तो ये फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है। ये रोबोटिक आर्म हर एंगल में घूम करके वो घुटने के अंदर ये बारीकी से ये ऑपरेशन कर सकता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है जो रोबोटिक आर्म हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत हाई प्रेसिजन मिलता है। और सबसे बड़ी बात रोबोटिक आर्म सर्जरी की जो है, जो कि मैंने डिस्कस किया कि उसमें सिमुलेशन हो सकता है, मतलब ऑपरेशन के पहले हम देख सकते हैं कि हम क्या हमें एक्चुअल वर्चुअल सर्जरी होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन से साइज का इम्प्लांट हम लगाने से क्या होगा, कहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करने से वो बोन कट्स, प्लानिंग सब कुछ ऑपरेशन से पहले हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये पूरी प्रक्रिया को काफ़ी सेफ, सबसे सेफ और इजी कर देता है, और बारीकी से होता है, बहुत एक्यूरेसी होता है। तो ये पूरा रोबोटिक आर्म है जिसमें कि एक पार्ट रोबोटिक आर्म होता है, दूसरा कंसोल होता है, जिसमें कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, और ये प्लानिंग फिर इसमें किया हुआ प्लानिंग रोबोटिक आर्म में फीड होता है, और ये रोबोटिक आर्म इसको एग्जीक्यूट करता है। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे बाहर से आते हैं वो 3-4 दिन के बाद ही चले जाना चाहते हैं, तो उनको स्टिच कटाने की थोड़ा समस्या होती है। तो आजकल हम लोग स्टिचलेस सर्जरी भी करते हैं जिसमें कि कोई स्टिच नहीं होता है, ये कोई सिलाई कटने की इसमें बात नहीं होती है, इसे हम स्टिचलेस सर्जरी कहते हैं। इसमें कोई सिलाई कटने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं और वो 3-4 दिन के बाद ही चले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग ये गोल्ड नी, मोबाइल बियरिंग, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, हाई फ्लेक्शन नहीं करते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर में हमारी अपनी छवि है जिसे हम लोग मोबाइल बियरिंग नी यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट एक पूरी तरह से लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। ये एक मैजिकल सर्जरी है। जो इंसान कल तक चल नहीं सकता था वो आज से अचानक चलना शुरू कर देता है। तो ये एक बुजुर्ग इंसान की छवि है जिसमें घुटने, पैर इतना ज़्यादा टेढ़ा है, इतना ज़्यादा टेढ़ा है। ऑपरेशन के बाद तुरंत ये सीधा हो गया। ऑपरेशन के बाद आप देख सकते हैं दोनों में फर्क। ये ऑपरेशन के पहले की छवि है, ये ऑपरेशन के बाद की छवि है, एक दिन के बाद की छवि है। मतलब ये एक झटके में पूरा जो टेढ़ापन है, वो घुटने का, पैर का जो टेढ़ापन है वो पूरा सीधा हो जाता है और चाल नॉर्मल हो जाती है। घुटने का टेढ़ापन से हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लोग इंसान चल नहीं पाते हैं पैर टेढ़ा हो जाने से, और ये पैर इमीडिएटली सीधा हो जाता है। इसी का नाम नी रिप्लेसमेंट है। तो नी रिप्लेसमेंट में हम टेढ़े पैर को इमीडिएटली सीधा कर सकते हैं और चाल नॉर्मल हो जाता है, चाल में बैलेंस आ जाता है। और आजकल हम लोग हाई फ्लेक्शन नी यूज करते हैं, जिससे कि पालथी मार करके, ये मैडम का ऑपरेशन हुआ है और पालथी मार करके हम इन्हें बिठा सकते हैं ऑपरेशन के बाद। तो ये हाई फ्लेक्शन नी है। और अलोंग विथ रोबोटिक आर्म सर्जरी हम लोग नेविगेशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं। ये मतलब कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी है जिसमें कि हम लोग सारे प्लानिंग ये सब पहले होता है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिससे कि वो खुद से सजेस्ट करता है कंप्यूटर की जो सबसे सटीक तकनीक है वो कौन, सबसे सटीक प्लेसमेंट, प्लानिंग, ये सब कंप्यूटर सजेस्ट करता है। इसे हम नेविगेशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे मोमेंटम ऑर्थो केयर में ये हमारी हमेशा चेष्टा होती है कि दुनिया की बेहतरीन सर्जिकल तकनीक हम आप तक मुहैया कराएं और सबसे वाजिब दामों में मुहैया कराएं, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके परिवार में या फिर आपके दोस्तों में किसी को अगर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और हम कलकत्ता में आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। नमस्कार।